हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। बेटा जी, आपके एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, चल रहे हैं और ख़त्म होने भी वाले हैं। लास्ट पेपर आपका हिस्ट्री का है और आप सभी परेशान हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हों। देखिए बच्चों, अगर आपको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं तो आप बुक रीडिंग कीजिए, चैप्टर को रिपीटेडली 2-3 बार पढ़िए अच्छे से और फिर सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो आपकी एक बेहतर तैयारी हो पाएगी। लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चों ने अभी तक अच्छी तैयारी नहीं कर पाई है और वो चाहते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को पढ़ के उनका काम चल जाए, तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप सपोर्ट मटेरियल उठाइए और मैं आपको उस सपोर्ट मटेरियल में से बताती हूँ। अभी मेरे हाथ में सपोर्ट मटेरियल है और उसमें से मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके बन सकते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, एक जो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम चैप्टर 7 की बात करें, चैप्टर 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पुनर्जागरण के प्रमुख कारण बताइए। पुनर्जागरण के कारण पूछे जा सकते हैं। 6 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है और 3 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं शॉर्ट में आपको इनके आंसर भी बताती जाती हूँ। तो पुनर्जागरण के जो कारण थे वो थे इटली में विद्वानों का आकर बस जाना। कुस्तुनतुनिया की जो आक्रमण हुआ था उसके बाद इटली में विद्वानों का आकर बस जाना, वहाँ पे विश्वविद्यालयों का स्थापित होना, मानवतावादी विषयों को पढ़ाया जाना और वहाँ पर बुद्धिजीवी वर्ग का विकास और इटली का एक बंदरगाह के रूप में, इटली के जो कुछ नगर थे प्रमुख, उनका बंदरगाह के रूप में वहाँ पर स्थापित होना, ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से इटली के अंदर बदलाव आते हैं और पुनर्जागरण वहाँ से शुरुआत होती है और फिर पूरे यूरोप में वो पुनर्जागरण फैलता है। इसके अलावा छापे खाने का आविष्कार भी इसका एक कारण था। ठीक है, अगर हम अगले किसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें जो इस चैप्टर से बन सकता है, वो है मानवतावाद क्या है या मानवतावादी विचार, इनके क्या अभिलक्षण हैं। तो बच्चों, वो विषय जो तर्क वितर्क से उत्पन्न होते थे या वाद विवाद से जो उत्पन्न होते थे विषय, जैसे कि इतिहास, विज्ञान, गणित, जो वाद विवाद से उत्पन्न हुए विषय थे उन पर विचार करना, उनको पढ़ाया जाना, पढ़ना उनको, ये सब मानवतावाद था। और ये मानवतावादी विचारों के अभिलक्षण थे तर्क वितर्क के माध्यम से जीवन को आगे बढ़ाना, तर्क वितर्क से जो विचार प्राप्त हुए हैं उनको अपनाना, ये सब मानवतावाद था। मार्टिन लूथर कौन था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बच्चों, मार्टिन लूथर जो थे वो धर्म सुधारवादी थे, मतलब वो एक ऐसे व्यक्ति थे, जर्मनी के थे, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक अभियान चलाया था जिसको प्रोटेस्टेंटवाद कहा जाता है या धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। ये उन्होंने एक अभियान चलाया था और उन्होंने 95 थीसिस भी लिखी थी। उन्होंने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद भी किया था। तो ये थे मार्टिन लूथर। एक अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका, कॉपरनिकसीय क्रांति क्या थी। तो बच्चों, कॉपरनिकस के जो विचार थे वो पुराने विचारों से अलग थे, हटकर थे। अपने विचारों को, कॉपरनिकस के जो विचार थे उनको, उनका जो बाद में प्रसिद्ध होते हैं विचार, यही कॉपरनिकसीय क्रांति थी। मतलब अब तक ये माना जाता था कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड का केंद्र है, लेकिन कॉपरनिकस ने इसको गलत साबित किया और उन्होंने ये बताया कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, ना कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। तो यही थी कॉपरनिकसीय क्रांति। इन विचारों का फैलाव, ये नए विचारों का उत्पन्न होना और समाज में फैलना, यही कॉपरनिकसीय क्रांति थी। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता है वो ये बन सकता है कि दी पाइटा, ये माइकल एंजेलो की कृति थी दी पाइटा। महिलाओं पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों, एक तो मार्चिसा इसाबेला द इस्ते पे और कसांद्रा फेदेले पे। तो कसांद्रा फेदेले जो थी वो एक विदुषी महिला थी, एक विद्वान स्त्री थी, जिन्होंने, एक लेखिका थी और उसका बड़ा आदर सम्मान था। वो मानवतावादी विचारकों में से एक थी।
खुले विचारों की थी और उसने शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था। ये थी कसांद्रा फेदेले। और जो मार्चिसा इसाबेला दे इस्ते थी वो मंटुआ की रानी थी और उसने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य को संभाला था। तो ये 2 महिलाओं के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपसे पुनर्जागरण के दौरान महिलाओं की स्थिति या क्या बदलाव आ रहे थे इसके बारे में भी पूछा जाए तो भी आप इन दोनों के बारे में लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर में ये बन सकता है कि न्यू टेस्टामेंट क्या था, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो बच्चों, न्यू टेस्टामेंट बाइबल का ही एक पार्ट है, बाइबल का ही वह खंड है जिसमें ईसा मसीह का जीवन चरित्र है, ईसा मसीह के धर्म उपदेश हैं और उनके प्रारंभिक अनुयायियों के बारे में भी उस बुक में बताया गया है, वो है न्यू टेस्टामेंट। तो बाइबल पता है ना आपको कि बाइबल जो है वो ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक है और जो न्यू टेस्टामेंट है वो बाइबल का ही एक पार्ट है। बच्चों, हो सकता है कि उल्रिक ज्विंगली और कैल्विन के बारे में भी पूछा जाए। तो बच्चों, ये मार्टिन लूथर के ही अनुयायी थे और इन्होंने प्रोटेस्टेंट सुधारवाद को आगे बढ़ाया था। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि रेनेसा व्यक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो बच्चों, इस टाइम पे यानी 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में जो सांस्कृतिक बदलाव हो रहे थे, इस टाइम पर वो व्यक्ति जो एक से ज़्यादा हॉबीज़ रखते थे, जो बहुत सारी हॉबीज़ रखते थे और बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्ट होते थे, उनके पास बहुत सारे स्किल्स होते थे, उनको रेनेसा व्यक्ति कहा जाता था। जैसे कि लियोनार्डो विंसी, वो चित्रकारी में भी थे, वो विद्वान भी थे, वो गणितज्ञ भी थे, उनके पास बहुत सारी खूबियाँ थी, तो उनको रेनेसा व्यक्ति कहा जा सकता है। इसके अलावा जिएटो और एंजेलो, माइकल एंजेलो, ये सब भी रेनेसा व्यक्ति ही थे। एक क्वेश्चन बन सकता है कि यथार्थवाद से आपका क्या अभिप्राय है। तो बच्चों, यथार्थवाद जो था मतलब शरीर विज्ञान, रेखागणित, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इटली की ये जो कला थी इसको एक नया रूप प्रदान किया था। इसी को बाद में यथार्थवाद कहा गया। यथार्थवाद का मतलब होता है वास्तविकता, यानी कि इनको और अच्छा बनाने के लिए, और सुंदर बनाने के लिए और एकदम एक्यूरेट बनाने के लिए, मतलब इस तरह की चित्रकारियाँ और चीज़ें की जाती थी जिससे कि वो हूबहू असली सी नज़र आती थी। तो ये सब यथार्थवाद था। बच्चों, लियोनार्डो दा विंसी पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बच्चों, ये जो थे ये आश्चर्यजनक रूप से इनकी जो हॉबी थी वो वनस्पति विज्ञान में भी थी और शरीर रचना विज्ञान में भी थी, गणित शास्त्र में भी इनकी रुचि थी, ये कला में भी रुचि रखते थे। इनकी 2 फेमस पेंटिंग हैं, मोनालिसा और द लास्ट सफ़र। इसके अलावा इन्होंने उड़न मशीन का भी एक चित्र बनाया था। तो ये थे लियोनार्डो दा विंसी जिनके अंदर बहुत सारी खूबियाँ थी। बच्चों, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मुद्रित पुस्तक उपलब्ध होने के क्या लाभ हुए। तो बच्चों, मुद्रित पुस्तक यानी कि जब गुटेनबर्ग ने छापेखाने का आविष्कार किया और 150 बाइबल प्रतियां उसने सबसे पहले छापी, तो पुस्तकें फिर छपने लगी और उनके सबसे बड़े फ़ायदे ये हुए कि अब पुस्तकें उन लोगों तक पहुंचने लगी जिन तक पहले नहीं पहुंच पाती थी। पहले पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था तो इतनी ज़्यादा प्रतियां नहीं बनाई जा सकती थी। अब प्रतियां ज़्यादा बनने लगी तो जन जन तक ये पहुंचने लगी, ज्ञान का प्रसार होने लगा, लोगों को बाइबल पढ़ने को मिली और लोगों को वास्तविकता पता लगने लगी और बुद्धिमत्ता का विकास होने लगा। तो ये मुद्रित पुस्तक उपलब्ध होने के कुछ लाभ थे। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके एक बुक के अंदर दे रखा है कि 14वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य यूरोपीय सभ्यता में आए परिवर्तन और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बच्चों, 14वीं और 17वीं शताब्दी में वही सारे बदलाव आए थे जो आपके चैप्टर 7 में दे रखे हैं। कला का विकास होता है,
चित्रकारी का विकास होता है, स्थापत्य कला का विकास होता है, लोगों में समझ बढ़ती है, लोगों में बौद्धिकता का विकास होता है। इटली में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े चित्रकार सामने आते हैं, चित्रकारों को और कलाकारों को आश्रय दिया जाता है। तो ये बहुत सारे बदलाव थे और सामंतवाद का जो है पतन होता है। ये बहुत सारे ऐसे बदलाव थे जो 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच होते हैं। यानी कि अगर आप पुनर्जागरण के बारे में लिखेंगे, पुनर्जागरण की विशेषताएं बताएंगे और जो बदलाव होते हैं, सांस्कृतिक बदलाव होते हैं इस चैप्टर में जो आपने देखे, कोपरनिकसीय क्रांति का आना, वैज्ञानिक क्रांति में प्रभाव, महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन, वो सभी 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में होते हैं और उसी को पुनर्जागरण कहा गया है। इसमें एक क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद क्यों हुआ और इसके क्या परिणाम हुए। बच्चों, ईसाई धर्म में बहुत सारे भ्रष्टाचार, कर्मकांड और ऐसी खामियां आ गई थी जिनको दूर करना ज़रूरी था और उसी के खिलाफ मार्टिन लूथर ने अभियान चलाया था जिसको प्रोटेस्टेंटवाद कहा गया या धर्म सुधार आंदोलन कहा गया। तो ये सारे चेंजेस आए थे ईसाई धर्म में और फिर वो एक नया धर्म बन गया, दो भागों में बट गया, कैथोलिक धर्म बना और प्रोटेस्टेंटवादी धर्म बना। इस तरीके से ये बदलाव और ये परिणाम इसमें देखे गए। 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, महिलाओं की स्थिति पहले उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इस टाइम पर पुनर्जागरण के प्रभाव स्वरूप महिलाओं के विचारों में परिवर्तन आता है और मानवतावादी लोगों का जो उद्भव होता है वो महिलाओं की स्थिति के सुधार को एक्सेप्ट भी करते हैं। मार्चिसा इसाबेला और कसांद्रा फेदेले जैसी महिलाएं इस काल में सामने आती हैं और देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ बदलाव इस टाइम पर महिलाओं की स्थिति में आते हैं। तो बच्चों, हालांकि इससे पहले क्या था, महिलाओं की स्थिति में उनके ऊपर पुरुषों का ही अधिकार था। अधिकार तो अभी भी रहता है, लेकिन थोड़े थोड़े से बदलाव देखने को मिलते हैं। बच्चों, टॉमस मोर और इरास्मस के बारे में पूछा जा सकता है। टॉमस मोर जो थे वो इंग्लैंड के थे और इरास्मस जो थे वो हॉलैंड के थे। ये दोनों ही ईसाई मानवतावादी थे और इन्होंने ये कहा कि जो चर्च है वो एक लालची संस्था है, साधारण लोगों से बात बात पर लूट खसोट करती है और पादरी जो थे इन लोगों ने लोगों से धन ठगने के कई सरल तरीके निकाले हैं, जैसे कि पाप स्वीकारोक्ति पत्र। ये सब टॉमस मोर और हॉलैंड के विचार थे, इन्होंने ऐसा कहा था। बच्चों, फ्लोरेंस के दो प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में बहुत बड़ा योगदान था। एक थे दांते अलिघेरी और एक थे जियोटो। तो ये जो दांते थे ये विद्वान थे, लेखक थे, धार्मिक विषयों पर लिखा करते थे और जो जियोटो थे वो एक बहुत ही बड़े चित्रकार थे। तो इनका नाम भी आ सकता है और इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। बच्चों, माइकल एंजेलो के बारे में पूछा जा सकता है। माइकल एंजेलो एक कुशल चित्रकार थे, मूर्तिकार थे और वास्तुकार थे। वास्तुकार यानी जो भवन वगैरह बनाते हैं। और माइकल एंजेलो, जिनका पूरा नाम था माइकल एंजेलो बुआनारोत्री, इन्होंने पोप के सिस्टीन चैपल की अंदरूनी छत में लेप चित्र दी पाइटा नामक प्रतिमा बनाई और सेंट पीटर गिरजे के गुंबद का डिज़ाइन भी इन्होंने तैयार किया। बच्चों, इस चैप्टर से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहे थे, जिनके आने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, यूँ तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, जिनके मुझे चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। अगर मैं और भी क्वेश्चन कवर करूँगी तो फिर इम्पोर्टेंट कुछ रहेगा नहीं, फिर पूरा चैप्टर ही हो जाएगा। अगर मैं और भी क्वेश्चन की बात करूँ तो और भी अभी 8, 10 और 10-12 क्वेश्चन इसमें से चैप्टर में से बन सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जिनको मैंने इस वीडियो में कवर किया है, जिनके ज़्यादा चांसेस आने के। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार सुन लेंगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएंगे। जिसने अभी तक बिल्कुल भी कोई पढ़ाई नहीं की है वो भी अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार सुन लेते हैं
तो डेफिनेटली एक अच्छा पेपर कर पाएंगे। बच्चों ये चैप्टर 7 है। चैप्टर 9 का वीडियो मैं अलग से बनाती हूँ। आज या कल में मैं चैप्टर 9 का और चैप्टर 10 का और चैप्टर 11 का भी वीडियो बना करके डाल दूँगी। इसी तरह का एक वीडियो, अगर आप वीडियो को 2 से 3 बार सुन लेंगे तो आप शीट को ब्लैंक नहीं छोड़ के आएंगे और बहुत अच्छे से अपना पेपर कर सकते हैं। तो बच्चों ऑल द बेस्ट। मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। बाय बाय।